इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हैं क्या? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, चारों ब्रांच। अब सुनो ध्यान से, पेपर 1 जो है उसमें 10 टॉपिक है आपके, 10 टॉपिक है, 5 से 15% ये यूपीएससी ने बोला है कि हर टॉपिक से पूछेंगे। एक ओवरव्यू बोल देता हूँ, अंदाजा लग जाएगा करना क्या है। 5 से 15% यूपीएससी ने बोला है कि हर टॉपिक से पूछा जाएगा, और 200 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स का, ये सब पता है आपको। 200 मार्क्स 2 आवर्स, और 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, बराबर है सर। सबसे पहले चारों ब्रांच वाले, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर जो डिप्लोमा वाले लोग नहीं है, जो 11th-12th में मैथ्स पढ़े हैं, जेईई की तैयारी किए हैं, सबसे पहले तो मैथ एप्टी तैयार कर लेना, क्योंकि आपको गेट भी देना है, ईएस भी देना है। तो अभी उन सब्जेक्ट पे ध्यान दो जो दोनों में कॉमन है। मैं एनवायरनमेंट नहीं बोल रहा हूँ, करंट अफेयर नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैथ एप्टी, क्योंकि ये गेट में भी आएगा, ईएस में भी आएगा, दोनों में कॉमन है। एक बार तैयार कर लोगे, दोनों जगह हेल्प करेगा। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बोनस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेंस में भी है, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में मेंस में भी मैथ्स रखा गया है। तो इलेक्ट्रिकल वालों को 3 जगह हेल्प कर रहा है, गेट में, ईएस के प्रीलिम्स में और मेंस में। और गेट के एग्जाम में अगर तुम्हारा मैथ्स एप्टी सही नहीं है तो अच्छी रैंक ला पाना बहुत मुश्किल है। कम से कम 25 नंबर का तो यही आएगा। मैथ्स एप्टी का जो एरिया है ये मिलाकर लगभग 25 नंबर। तो गेट अगर टारगेट है तो मैथ्स एप्टी के बिना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तैयार करो मैथ एप्टी। अब डिप्लोमा वाले कितने बच्चे हैं इसमें? डिप्लोमा वालों कोई है? कोई है तो मैं उसका भी तरीका बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। डिप्लोमा वाले कोई स्टूडेंट है तो थ्योरी पार्ट को पहले कर लो, मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं हो, थ्योरी पार्ट पहले कर लो। थ्योरी पार्ट पहले कर लो, जैसे एनवायरनमेंट या स्टैंडर्ड क्वालिटी या आईसीटी, इस तरह के एरिया कर सकते हो पहले। पर मैथ्स एप्टी सबसे पहले तैयार कर सकते हैं चारों ब्रांच के लोग, क्योंकि गेट देना है, ईएस देना है, दोनों में कॉमन है, और इलेक्ट्रिकल का मेन सब्जेक्ट भी है। गेट में तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा देखते ही क्या क्वेश्चन पूछता है। हर साल तुम्हारा एक क्वेश्चन मैट्रिक्स में, आइजन वैल्यू, आइजन फंक्शन, रैंक, यही आता है हर साल। मैंने 3-4 साल से पेपर देखा भी नहीं, उठा के पेपर देखोगे यही पूछता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तुम्हारा जो पढ़ते थे न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूटन राफसन, रंगाकुट्टा, सिम्पसन। रंगाकुट्टा लेंथी मेथड होता है, ज्यादातर सिम्पसन आया है और न्यूटन राफसन आया है, मैक्सिमम टाइम यही पूछा है। एक क्वेश्चन तुम्हारा वेक्टर वाले में कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, जो पढ़ते हो कि किसी फंक्शन का कर्ल 0 हो जाए तो इरोटेशनल हो जाएगा। कर्ल क्या बता रहा है? रोटेशनबिलिटी को। कर्ल अगर 0 हो गया तो रोटेशनल होगा कि नहीं होगा। फिर डाइवर्जेंस 0 हो जाए। एक पढ़ते थे सोलेनॉइडल, नॉन सोलेनॉइडल, ये क्वेश्चन तुम्हारा हर दूसरे साल में पूछा गया है। एक क्वेश्चन कॉची-रीमैन इक्वेशन जो पढ़ते थे, सर्कुलर इंटीग्रल निकालते थे। एक क्वेश्चन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का आता है, प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम टाइम जो पूछता है, एक क्वेश्चन आता है 11th-12th का बेसिक टॉपिक बोल रहा हूँ मैं साथ-साथ, क्योंकि देखो इसमें क्या दिक्कत है। 11th-12th का एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा, डाइस वाला क्वेश्चन या कॉइन वाला पूछ लेगा, टॉस करने वाला, या पूछ लेगा बॉल वाली प्रॉब्लम, एक बैग में 4 लाल 6 हरी बॉल, बताओ प्रोबेबिलिटी। या आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पढ़ते थे कि एक इवेंट हो चुका, दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी, यही तो पढ़ते थे। मैथ में याद है, भूल गए सब? क्लास जीएस की बता रहा हूँ, पर मैथ कब स्कूल लो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है, और ज्यादातर क्वेश्चन आया है n की वैल्यू जब बहुत हाई हो जाती है, क्या लगाते हैं उसमें? n की वैल्यू जब बहुत हाई हो जाए तो कौन सा मेथड प्रोबेबिलिटी का? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ते थे e की पावर -x बार पर उसी का होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन, n की वैल्यू जब बहुत हाई होती है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हर बार क्वेश्चन है। जो मैंने तेरे टॉपिक खोले, मतलब ग्रेड के 10 साल के पेपर देख लो उठा के, तो पता लग जाएगा क्या आता है मैथ में। इसका मतलब कोई बहुत स्पेशल स्टडी किए बिना जो तुम्हारा बेसिक बैकग्राउंड है मैथ्स का, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और क्यों मैं मैथ्स पे जोड़ दे रहा हूँ बार बार? 11th-12th में मैथ्स पढ़े हो, आईआईटी जेईई तैयारी करे तब भी मैथ्स पढ़े हो, बीटेक 3 सेमेस्टर मैथ पढ़े, ड्राइंग तुमने नहीं पढ़ा, एथिक्स तुमने नहीं पढ़ा, ये सब सब्जेक्ट नहीं पढ़े हो, पर पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा जो पढ़े हो उसमें कंफर्टेबल नहीं है कुछ लोग। ईएस के कई सारे सब्जेक्ट तुमने कभी नहीं सुने, पर जो पूरी जिंदगी पढ़े हो यार, मैथ एप्टी पहले उसी को तैयार कर लो। ये सेमिनार नहीं है कि बकायदा कोई लैपटॉप लेके बकायदा कोट पैंट पहन के पढ़ाया जाए, ये बेसिकली इंटरेक्शन है। मैं आया हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए कि मिसगाइड ना हो जाओ। वो शो ऑफ वाला काम नहीं है कि बढ़िया कोट पैंट पहन के अंग्रेजी चल रही बात, अंग्रेजी में समझ ही कहाँ आती है बात। अंग्रेजी सबसे बकवास भाषा दुनिया की। अंग्रेजी के 2 काम हैं, एक तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना, कभी भी डाउट आया और टीचर अंग्रेजी में जवाब दे, समझ लो बेवकूफ़ बना रहा है, उसको नहीं आया, क्योंकि हिंदी में बोल देगा तो पकड़ लोगे, झूठ बता, क्लियर। और दूसरा काम है अंग्रेजी का शो ऑफ करना, कि
गोलगप्पे वाले के पास गए तो अंग्रेजी में गोलगप्पे मांग रहे हैं ताकि अगल बगल लोग समझे कि अमेरिका से आ रहा है। क्लियर? सबसे बकवास, सबसे सिंपल भाषा हिंदी है। इंटरव्यू में बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, सर इंटरव्यू में अंग्रेजी में बड़ा हाथ तंग है हमारा, घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, तो यूपीएससी के इंटरव्यू में जाना और कंफर्टेबली कह देना सर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, कैन आई स्पीक इन हिंदी। अगर कोई साउथ इंडियन पर्सन नहीं बैठा होगा आपको अलाउ कर देगा। ये सब मिथ है, ये सब कोचिंग वालों को उड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है सर, कुछ नहीं दिक्कत है। कई लोग, नितिन शर्मा ईएस जो इलेक्ट्रिकल 14 ने पूरा इंटरव्यू हिंदी में दिया था और इंटरव्यू में क्या करके लोग कहते हैं कि सर मैंने 2 आंसर नहीं किए थे, मेरे नंबर तो कम हो जाएंगे। तुम 10 में से 3 आंसर करके आओ, अगर ढंग से करके आए हो तुम्हारे नंबर क्या पता 8 आंसर करने वाले से ज़्यादा हों। इंटरव्यू तुम्हारा नॉलेज टेक्निकल चेक नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन चेक कर रहा है। इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, ना कि वो आपकी नॉलेज चेक करने बैठने के टेक्निकल कितने कंफर्टेबल है। वो ये देख रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए, 4 तरफ से क्वेश्चन आए तो आप कैसे हैंडल करते हो। क्या आप बात को गोल गोल घुमाते हो पूरी दुनिया में बाकी लोगों की तरह, या आप ऑनेस्टली आंसर करते हो जो आपको आता है। आ रहा है कुछ समझ? इंटरव्यू में आप 2 लाइनें हैं, जितना आपको आता है उतना आंसर करो, जो नहीं आता उसको बिल्कुल ना करो, सिंपली कह दो सॉरी सर। और किसी क्वेश्चन में लग रहा है आधा आता है आधा नहीं आता, जहां तक आता है आंसर करो, जहां पर कंफ्यूजन आ गया कह दो सर यही तक आता है, सिंपली कह दो सर, और डिटेल में जाए तो बस यही तक आता है। ऑनेस्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू में, ठीक है पूरी बात। तो मैं व्यक्ति, ये 2 सब्जेक्ट हो गए ईएस के लिए सबसे पहले। तीसरा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। उसका एक रीज़न है एनवायरनमेंट का, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है। 2017 के पेपर में 32 नंबर का आ गया, जबकि टॉप प्रायोरिटी यूपीएससी ने लिखा है 15%। 5 से 15% यूपीएससी हर सब्जेक्ट पूछेगा, ये लिखा है 15% का मतलब 200 का 30 नंबर, 30 नंबर से ऊपर नहीं आना चाहिए। एनवायरनमेंट 17 वाले पेपर में 32 नंबर का सबसे ज़्यादा था। उसके बाद 18 वाले पेपर में आया था 24 नंबर का, 19 वाले पेपर नहीं 26 नंबर का, 18 में आया था 26 नंबर का, और 19 के पेपर में आया है 24 मार्क्स का। पर 24 मार्क्स में एनवायरनमेंट में 2 न्यूमेरिकल भी डाल दिए था वो एनवायरनमेंट एक क्वेश्चन, बीओडी वाला और बायोगैस प्लांट का क्वेश्चन, पर था वो एनवायरनमेंट। तो 12 क्वेश्चन ये एनवायरनमेंट वाले में दिक्कत आती नहीं है। कोई बच्चा है जिसको मैंने पहले पढ़ाया उसमें एनवायरनमेंट पढ़ाओ मेरे से, सभी पढ़े हुए हो तो एनवायरनमेंट तो बन रहा होगा यार। 3 साल का पेपर उठा के देख लो। मीना माटा लास्ट ईयर क्वेश्चन कह के भेजा था कि मीना माटा कहीं आए, ऑप्शन में सीधे देखना मरकरी कहाँ लिखा है और हाथ से भी नहीं पैर से टिक कर देना, ये लाइन बोली थी। क्वेश्चन था इसी बार का, सीडीए में फुल फॉर्म वगैरह पहले क्वेश्चन आ चुके, सीधे सीधे क्वेश्चन, दिमाग लगाना ही नहीं है। एनवायरनमेंट आपको दिक्कत नहीं करेगा, आसानी से बनता है। ये 3 सब्जेक्ट तो सब लोग कॉमन कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट सुनो, ये इसके लिए है। चौथा सब्जेक्ट मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं वो कंप्लीट करें मटेरियल साइंस। चौथा सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले मटेरियल साइंस करो, क्योंकि मटेरियल साइंस का सब्जेक्ट जो एरिया है 50% को मैकेनिकल है और 40% के आसपास वो एसी का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, और 10% के आसपास सिविल। और जो क्वेश्चन भी मैं लगातार 3 साल से बोलता जा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन भी मटेरियल साइंस के आएंगे वो मैकेनिकल की तरफ से ज़्यादा आएंगे। क्वेश्चन जो आ रहे हैं मैकेनिकल की साइड से ज़्यादा आ रहे हैं। 50% मटेरियल साइंस मैकेनिकल है, 40% इलेक्ट्रॉनिक्स है, 10% सिविल का पार्ट है। और जो क्वेश्चन आ रहा है मटेरियल साइंस पे अच्छा खासा वेटेज आ रहा है और पूछ रहा है वो मैकेनिकल की साइड से, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से क्वेश्चन कम आएंगे। ठीक है, तो रेफरेंस बुक तो मटेरियल साइंस की मैकेनिकल में कैलिस्टर पढ़ते हो, कैलिस्टर पढ़ते हो, और अगर मैकेनिकल वाले बच्चे मटेरियल साइंस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ये भी एक कारण है कि जो 10 टॉपिक है ना उनमें ज़्यादा टॉपिक मैकेनिकल की तरफ है, ज़्यादा सब्जेक्ट मैकेनिकल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी एक कारण है मैकेनिकल में कट ऑफ बढ़ी, और मैंने क्लास में बोला भी था लास्ट ईयर कि मैकेनिकल में कट ऑफ बढ़ने का रीज़न ही है। तो मटेरियल साइंस आसानी से कर सकते हैं। इसी इलेक्ट्रिकल वाले चौथे नंबर पे आप चाहोगे मटेरियल साइंस आप भी करो, तो पढ़ना पड़ेगा, वेटेज वाइज ज़्यादा है। तो चारों ब्रांच वाले ये 4 सब्जेक्ट तो कर ही लो, मैथ, एफटी, एनवायरनमेंट, मटेरियल। लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था या उसके पहले पढ़े होंगे, यही शुरू के 4 सब्जेक्ट लिखता था मैं सीक्वेंस में। ये 4 सब्जेक्ट सबसे ऊपर उठा के पेपर देखो, पिछली बार का आधा पेपर यही था। ये 4 टॉपिक मिलाकर आधा पेपर था पिछली। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए आपके। 5वां सब्जेक्ट क्या करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैकेनिकल सिविल के लिए कॉमन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैकेनिकल सिविल वाले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पहले करो, क्योंकि उसमें पर्ट सीपीएम ये आप पढ़ते ही हो, ईएस में भी आता है, गेट में भी आता है, तो कॉमन है दोनों में। और मटेरियल साइंस भी मैकेनिकल पे कॉमन है, गेट में पूछता है। तो ये सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 5वें नंबर पे कर लो, क्योंकि इसमें
PERT, CPM, टेंडरिंग, प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सब आप पढ़ते हो। और पिछली बार 19 के पहले 18 वाले पेपर में 3 क्वेश्चन डायरेक्टली PERT CPM आ गए थे, तो बता के भेजा भी था कि ये एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 टॉपिक तो आपके ये होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। इसी वाला स्टूडेंट चाहे तो ICT कर सकता है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कंफर्टेबल ना फील करो तो आप ICT कर लेना, क्योंकि ICT में जो आप लोग OSI मॉडल वगैरह पढ़ते हो, OSI लेयर वगैरह पढ़ते हो, CDMA, LT, ये सब जो पढ़ते हैं ये आपका ICT में कवर हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर समझ आ जाए तो उसको कर लेना, वो नहीं समझ में आए तो फिर ICT कर लेना। ये होगा आपका 5 टॉपिक। छठा टॉपिक है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। सीक्वेंस बोलता जा रहा हूँ, इसी ऑर्डर में चल सकते हैं। छठा टॉपिक है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ये पार्ट था पहले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, इंडस्ट्रियल में पढ़ते थे। जब सिलेबस चेंज हुआ तो इस हिस्से को GS पार्ट में ऐड कर दिया गया। इसमें 6 सिग्मा, PQM, ISO, BIS ये सब स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, पर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में। मैकेनिकल का ही सब्जेक्ट है ये, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मैकेनिकल का ही सब्जेक्ट है, इसको तैयार कर सकते हो। 6 सब सब्जेक्ट हो गए आपके ये। तो मैकेनिकल में तो 6 टॉपिक अभी तक मैंने बात की। इलेक्ट्रॉनिक्स को, इन्वायरमेंट को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट आप ही के हैं। इनमें कोई एडिशनल आपको जनरल स्टडीज आप सोच रहे हो, GS कहाँ पढ़ना पड़ा बताओ? 6 सब्जेक्ट जो मैंने बोले इसमें इन्वायरमेंट छोड़कर GS कहाँ है? इन्वायरमेंट वाला एरिया मैं ही पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो वैसे ही तैयार रहेगा। 7वां टॉपिक क्या रखें? इसी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अगर करना चाहें तो ICT अगर आपने 5वें पे रखा था तो 6ठे पे आप रख दो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 7वें पे 6ठे पे रख दो स्टैंडर्ड क्वालिटी, 7वें पे रखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसी इलेक्ट्रिकल के लिए 5वां हो गया ICT, 6ठा हो गया स्टैंडर्ड क्वालिटी, 7वां हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैकेनिकल सिविल के लिए 4था मटेरियल, 5वां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 6ठा स्टैंडर्ड क्वालिटी। 7वें नंबर पे आप लोग करना एक टॉपिक है डिजाइन, ड्राइंग एंड सेफ्टी। डिजाइन, ड्राइंग एंड सेफ्टी, डिजाइन और सेफ्टी ये छोटा सा टॉपिक है, पक्का आएगा, कम से कम मिलेंगे तुम्हें 3 क्वेश्चन। डिजाइन सेफ्टी छोटा टॉपिक है, कंफर्म 3 क्वेश्चन आएंगे। सेफ्टी सिलेबस में लिखने का मतलब ही है कि पक्का पूछेगा, और लगातार मैं बोल रहा हूँ सेफ्टी आएगा। 3 साल के पेपर उठा के देखो, 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आएगा। ड्राइंग बड़ा टॉपिक है, टाइम लगता है पढ़ने में, किसी को इंटरेस्ट होगा किसी को नहीं होगा, तो ड्राइंग को बाद में रखो, डिजाइन सेफ्टी पहले कर लो। ड्राइंग को थोड़ा बात कर सकते हो, डिजाइन सेफ्टी पहले कर लेना, छोटा टॉपिक है, कम टाइम में तैयार हो जाएगा। ठीक है पूरी बात। अब यहाँ तक तो मैंने GS का कोई टॉपिक बोला नहीं है, अभी तक मैंने करंट अफेयर की बात नहीं की। करंट अफेयर में परेशान रहते हो, यहाँ तक करंट का जिक्र नहीं किया मैंने। इन सब्जेक्ट को पहले तैयार कर लो, ठीक है। अब आपके कुछ एरिया बचे, करंट अफेयर, ICT, ड्राइंग, एथिक्स। करंट अफेयर, ICT, ड्राइंग, एथिक्स। ICT वाले में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ICT इसी इलेक्ट्रिकल में पहले कर लिया आपने। ICT में टॉपिक आपको कैसे मिलेंगे? टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो आसपास में हम सुनते रहते हैं, गवर्नमेंट नए नए ऐप लॉन्च कर रहा है, जैसे कि डिजी लॉकर एक चीज़ हो गई, प्रगति प्लेटफॉर्म, या आजकल सुन रहे हैं फास्ट टैग, गाड़ियों के ऊपर एक स्टिकर लग रहा है, वो आप टोल क्रॉस करो पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या अभी तक आप सुनते थे वाईफाई, एक नया कंसेप्ट आ गया लाईफाई। फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ICT में, जैसे CDMA क्या होता है, LTE मैंने पिछले साल बोला था कि जियो जो यूज कर रहे हो उसमें लिखा आता है VOLTE, तो मैंने कहा था कि लग रहा है मुझे ES में आएगा, ES में नहीं आया। इस बार का सिविल्स के प्रीलिम्स का क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है LTE, ES में गेस कर रहा था मैं, शायद ES में पूछे, ES में नहीं आया, सिविल सर्विसेज में आ गया। पता लग जाता है लगातार जो चीज़ सराउंडिंग में न्यूज़ में होती है वो एग्जाम में पूछ लेता है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ICT, डिजिटल इंडिया, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्लैड क्या होता है, कोर क्या होता है, गगनयान लॉन्च कर रहे हैं, चंद्रयान अभी इसरो ने लॉन्च किया, क्या दिक्कत आई, विक्रम क्या था, प्रज्ञान क्या था, उससे पहले चंद्रयान 2008 में लॉन्च किए थे, उसको कितनी सफलता मिली थी। इस तरह के जनरल टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन, साइंस टेक वाला पार्ट भी इसी में कवर हो जाता है। तो ICT वो भी टॉपिक हो गया। इसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर देखो बड़ा कंफ्यूज रहते हो, ऑनलाइन वगैरह क्या क्या पढ़ते रहते हो पता नहीं, सुनो ध्यान से। किसी भी ऑफलाइन पेपर में, कोई भी ऑफलाइन पेपर हो, उसमें लास्ट 1 मंथ का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता, क्योंकि पेपर को प्रिंट होने में, क्रॉस चेकिंग होने में, प्रूफ रीडिंग होने में, डिस्ट्रीब्यूशन होने में 1 महीना लगता है। तो अगर पेपर आपका 5 जनवरी डेट है ES की, दिसंबर आपका नहीं पूछेगा, दिसंबर नहीं पढ़ना, इवन 20 नवंबर के बाद भी कुछ नहीं पढ़ना। कोई इंग्लिश वाला स्टूडेंट तो नहीं है, कोई हिंदी में कंफर्टेबल ना हो? एनीवन नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन हिंदी, प्लीज रेज योर हैंड। सभी कंफर्टेबल है?
अब ये तो क्लास ही चल रही है, ऐसा लग रहा है क्लास वाली फीलिंग आ रही है। तो करंट अफेयर वाला जो एरिया है, 20 नवंबर के बाद तुम्हें करंट नहीं पढ़ना, पर 20 नवंबर से लेके पीछे के 8-10 महीने इतना करंट आता है। 20 नवंबर से लेके पीछे के 8 से 10 महीने इतना करंट मतलब का है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस ड्यूरेशन के बाहर के आ जाते हैं, वो क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम के होते हैं। फिर सुनो, ईएस के लिए आपको कवर करना है फरवरी से लेके नवंबर तक का करंट। इस ड्यूरेशन के पीछे का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन होगा, क्योंकि स्कीम 2-3 साल तक न्यूज में चलता रहता है। जैसे आयुष्मान भारत, मुद्रा बैंक, इसी बार का क्वेश्चन था तुम्हारा, मुद्रा पढ़ा के भेजा हुआ था। स्टार्टअप इंडिया पूछा था। फिस्कल डेफिसिट मैंने ऑयल वाले में पढ़ाया था, वो बीसी जहाँ पे पढ़ाया था। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? सरकार का खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, तो गैप आएगा, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, जो इकोनॉमी के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। वो सब क्वेश्चन तो 3-4 क्वेश्चन तो आपके ये आ गए थे। उससे पहले आया था गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम या मिशन इंद्रधनुष क्वेश्चन बन जाए। अब ये 3-4 साल पुराने क्वेश्चन है, पर लगातार गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में रहते हैं, तो 3-4 साल पुराना क्वेश्चन भी आ जाता है। करंट के लिए आपको देखो ये मंथली मैगजीन नहीं पढ़ना चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत मिसगाइड करते हैं लोग। कोई कह देगा न्यूज़पेपर पढ़ो डेली। न्यूज़पेपर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जरूरत नहीं है। देखो ऐसे न्यूज़पेपर को आप ऐसे समझो,